बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 160 मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ शानी को एक घोड़ी भी इधर उधर घूमती दिखाई दी। टोले ने शानी को बताया कि ये वही घोड़ी है जो चाचे इब्राहिम ने हफीज़ को सवारी के लिए दी थी। शानी और डोले ने देखा कि इर्द गिर्द के मकानों से निकल कर कुछ और लोग भी रेलवे सब इंस्पेक्टर आबद अब्बासी के मकान की तरफ बढ़ रहे थे कि दरवाजे की कुंडी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही देर बाद कुंडी टूट गई और बहुत से अफराद अंदर घुस गए। यकीनी बात थी कि अब इंस्पेक्टर हफीज तक भी मदद पहुंच जाएगी। यहां रुकना अब खतरनाक था। शानी ने डोले के साथ बागीचे का चक्कर काटा और नशेब में उतरती चली गई। वह वापस जा रही थी। दोपहर तक यह खबर दूरों नजदीक तक फैल चुकी थी। सबसे पहले चाचा इब्राहिम ही ने शानी को इतला दी थी। दी रानी, कुछ पता चला है? साथ वाले ग्राम में क्या हुआ है? शानी सवालिया नजरों से चाचे इब्राहिम का धुआं धुआं चेहरा देखती रही। चाचे ने कहा, नागी कत्ल हो गया है और साथ में उसका यार रेलवे वाला आबद भी। दोनों की लाशें आबद के घर से एक बड़े संदूक में से निकली हैं। उन्हें कत्ल हुए 3-4 दिन हो गए हैं। सुना है कि एक बेहोश बंदा भी मकान के अंदर से मिला है। मारने वाले उसे भी मुर्दा समझकर एक पेटी में बंद कर गए थे। शानी ने चाचा इब्राहिम को नहीं बताया कि वो ये सब कुछ पहले से जानती है, बल्कि सबसे पहले उन लाशों तक पहुंचने वाली वही है। हाँ, शानी ने ग्रीस और अजमल खान को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। चाचा इब्राहिम मुकम्मल खबर सुना चुका था। शानी ने पूछा, उस बेहोश बंदे का क्या हुआ? उसे भूरे साईं के मिजार पर ले गए हैं। वहां छोटे पीर हैं। उन्होंने उसका दवा दारू किया है। सुना है वो होश में है। चाचा इब्राहिम की बातों से आया था कि उन्होंने उस बेहोश आदमी को नहीं देखा, वरना पहचान जाते कि ये वही शख्स है जो हाजी अयाद के साथ एक दिन इनके साथ आया था। दूसरी बार जब वो कपड़े बदलने आया था तो चाचा इब्राहिम ही ने उसे जोड़ा ला कर दिया था। शानी, ग्रीस और अजमल इस ताज़ा वाक़े के हवाले से देर बात करते रहे। नागी की मौत बिल्कुल गैर मुतवक्की और नागहानी थी। जब वो आखिरी बार शानी के पास आया तो उसने शानी को बताया कि वो अपने तौर पर उस लंबे बंदे की खोज में लगा हुआ है। इस खोज में उसे अपनी तरक्की और शाबाशी नजर आ रही थी। उसने शानी से कहा था कि वो अनकरीब आकर इसे तफसील बताएगा। अब वो अनकरीब ला मतना ही मुद्दत में बदल गया था और नागी अपने दोस्त समेत मौत की वादी में उतर गया था। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो भी उसके साथ ही दफन हो जाना था। लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी थी। इंस्पेक्टर हफीज जिंदा था। ऐन मुमकिन था कि वो इस दौरे कत्ल के बारे में कुछ बता सकता। ग्रीस ने कहा, शोनी, ये हवालदार नागी दराज कद बंदे का सुराग लगा रहा था। यह बात यकीनी नजर आती है कि उसकी मौत की वजह भी यही है। शानी ने इस बात में सारी लाते हुए जवाब दिया, जरूरत इस अमर की है कि इंस्पेक्टर हफीज हमें जल्द अज जल्द कुछ बताने के काबिल हो जाए। पता नहीं उसकी हालत अब कैसी है। उसका पता करके आता है। अजमल ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अगर उसकी हालत बेहतर नहीं तो उसे फौरन शहर ले जाना चाहिए। शानी ने कहा। अजमल खान लंबे डग भरता बाहर निकल गया। इब्राहिम ने गुड़गुड़ी का एक तवील कश लेकर कहा, हालात बड़े खराब हो गए हैं। नागी और उसके यार का कत्ल मामूली बात नहीं है। अब इलाके की पुलिस रॉकेट और बुरे वाल पर चढ़ दौड़ेगी। लोगों की बड़ी मट्टी पलीद होगी। पुलिस वाले लोगों को सारा दिन कितारों में बिठाएंगे और डराएंगे, धमकाएंगे। अल्लाह खैर करे। बेजी ने देहाती अंदाज में कहा, हाय रब्बा, इतने बड़े अफसर को किसने मारा और कैसे मारा? क्या कोई गोली छोड़ी लगी है उसको? नहीं, बलिए लोके चाकू से मारा है। उसके गले और पेट पर 7-8 जख्म लगे हैं। ऐसे लोगों की जान आसानी से थोड़ी निकलती है। जो बंदा जिंदा मिला है वो कौन है? होगा कोई उनका यार बेली। इब्राहिम ने ख्याल जाहिर किया। या अल्लाह, सबका भला, सबकी खैर। बेजी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर परेशानी के आलम में कहा, पता नहीं क्या हो गया इस इलाके के सुकून को। पहले वो अंग्रेज मरे, अब ये नागी। और इब्राहिम ने कहा, पिछले दिनों में नागी 2-3 बार हमारे घर भी आया था। मुझे लगता है कि पुलिस वाले यहाँ भी पूछताछ करने जरूर आएंगे। उनसे हमने यही कहना है कि वह नूर अब्बासी के साथ आया था चाय पीने के लिए। उसे एक दूध वाली बकरी और उसके बच्चे चाहिए थे। वो लेकर गया और फिर वापस ले आया था। इसके अलावा कुछ नहीं बताना है। ना ये बात कि वो अंग्रेज कुड़ी के बारे में पूछता था और ना ये बात कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर तोड़ फोड़ की थी। बेजी ने इस बात में सरी लाया और उसके साथ ही जरा गर्म नजरों से ग्रीस की तरफ देखा, जैसे सारी मुसीबतों का जिम्मेदार इसे ही समझ रही हो। कुछ देर तक इस परेशान कुन सूरत हाल के बारे में बातचीत करने के बाद इब्राहिम भी सूरत हाल जानने के लिए बुरे साईं के मजार की तरफ चला गया। पूरी बस्ती में सनसनी की कैफियत थी और लोग यहाँ वहां टोलियों में खड़े चाय मगोइयां कर रहे थे। करीबन 2:30 बजे का वक्त था जब डोला मुन्ने और डेवस के साथ बातें करते करते एकदम बेचैन नजर आने लगा। वो पहले से इनमें इधर उधर घूमता रहा, फिर अचानक बाहर निकल गया। शानी उसे आवाजें देती रह गई। डोले की वापसी करीबन आध घंटे बाद हुई।
वो छोटे छोटे कदम उठाता तेजी से अंदर आया। क्या हुआ डोले? शानी ने उसका चेहरा मुतगैर देख कर पूछा। बाजी जी, वहां मजार पर लड़ाई हो गई है, बड़ा हंगामा हुआ है जी, खान जी को भी चोटें आई हैं। शानी का दिल धक से रह गया। किसकी लड़ाई किससे हुई है? खान भाई और 2-4 दूसरे बंदे थे, वो साईं के बंदों से लड़ रहे हैं। बाद में दूसरे लोग भी आ गए हैं और उन्होंने खान भाई और इसके साथियों को मारना शुरू कर दिया। बाद में खान भाई ने भी 3-4 बंदों के सर फाड़ दिए। बच बचाव कराते हुए चाचा इब्राहिम को भी छोटी मोटी चोटें आई हैं। हो मेरे खुदा, अब कहाँ है अजमल खान? शानी ने कहा। ग्रीस ने बेचैन होकर देखा। वो आ रहे हैं, बस थोड़ी दूर हैं, डोले ने कहा। करीबन 2 मिनट बाद बैरूनी दरवाजे से बाहर कई अफराद के एक साथ बोलने की आवाजें आईं। फिर अजमल खान, चाचा इब्राहिम और नूर अब्बासी वगैरह अंदर आ गए। अजमल खान का सर फट गया था और ब्राउन कमीज पर खून के छींटे थे। वो जरा लंगड़ा कर भी चल रहा था। चाचा इब्राहिम के सुर्खों सफेद चेहरे पर भी 1-2 दिल थे और आस्तीन फटी हुई थी। अजमल खान तैश के आलम में बोलता हुआ आ रहा था। ये लोग कभी बख्शा नहीं जाएगा, दोज़ख का ईंधन बनेगा ये लोग। इन्हीं की वजह से हजारों लोगों का जान जाता है, बेशुमार घर बर्बाद होते हैं। हमारा बस चले तो एक एक का गला काट डाले। क्या हुआ अजमल खान, क्या क्या किया तुमने? शानी ने बेताब होकर पूछा। हमने कुछ नहीं किया है, ये चाचा नूरी भी वहां मौजूद था। बताओ चाचा, हमने क्या किया था? यही कहा था ना कि झाड़ फूंक का काम नहीं है, इस बंदे का दवा दारू होना चाहिए। तुमने ठीक कहा था पुत्र, पर ये लोग समझने वाले नहीं हैं। ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। जब मेरी बेटी वाला मामला हुआ था तब भी बहुत शोर मचाया था इन लोगों ने। कहते थे कि भूरे साईं की तरफ से मुंह मोड़कर शहर के डॉक्टरों की तरफ भाग रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, बल्कि ये कुफर के बराबर है। पूरा गुनाह एक तरफ हो गया था। वो तो उस शादी की जिंदगी थी जो मैं इब्राहिम के कहने पर लग गया और रशीदा को शहर ले गया। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज तक उसी वजह से मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। इनको तो बस ऊपर वाला ही हिदायत दे सकता है। लेकिन भैया जी, वहां मजार पर हुआ क्या है? बेजी ने चाचे नूर अब्बासी से पूछा। चाचे नूरी और इब्राहिम वगैरह ने जो कुछ बताया उससे मालूम हुआ कि आबद के घर से जिंदा निकल आने वाले जख्मी शख्स को बूरे साईं के मजार के पास एक घर में रखा गया है। ये छोटे साईं के एक मुरीद का घर है। जख्मी शख्स सोच में तो आ गया है, लेकिन उसकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और वक्फे वक्फे से उसके हाथ पांव अकड़ जाते हैं और आंखें उलट जाती हैं। छोटे साईं ने मजार के हाथे में जख्मी का अपने तरीके से इलाज किया है और कहा है कि वो कल शाम तक भला चंगा हो जाएगा, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि ऐसा होगा नहीं। मजार के हाथे में अजमल खान ने कह दिया है कि ये झाड़ फूंक का काम नहीं है। बेहतर है कि मरीज को किसी तरह मरी या फिर पिंडी पहुंचाया जाए। बूरे साईं के गद्दी नशीन छोटे साईं के मुरीदों ने अजमल खान को चुप कराने की कोशिश की। इस बात पर बात बढ़ गई। छोटे साईं के एक मुरीद ने अजमल खान को शैतान कहा। अजमल खान दाड़ा के शैतान वो है जो सफेद दाढ़ी के साथ सामने चौकी पर बैठा है और तुम 10-12 बंदे शैतान के चेले हो। अजमल खान भी एक ऐसे ही फराडिये पीर का ढसा हुआ था। वो पीर इलाज के नाम पर सीधी सादी औरतों के जिस्म छूता था और दीगर खराफात का अलम बरदार बना हुआ था। लेकिन उसे मानने वाले उस पर ऐसा अंधा अकीदा रखते थे कि उन्होंने इस लोफर आलम को घर से निकालने की बजाय अजमल खान और उसके घराने को इलाका बदर कर दिया। जब अजमल ने मुरीदों को शैतान के चेले कह दिया तो मामला कंट्रोल से बाहर हो गया। मुरीदों ने अजमल को धक्के दिए। चंद अफराद अजमल की हिमायत में भी बोले, लेकिन मुखालफत में बोलने वाले बहुत ज्यादा थे। देखते ही देखते लोगों ने अजमल को पीटना शुरू कर दिया। चंद लाते घुंसे खाने के बाद अजमल भी बिफर गया। इसे भंग घूटने वाला लंबा डंडा उठा लिया और इतनी वैश्य से घुमाया कि कई मुरीदों के सर फट गए। अजमल की दिलेरी देखकर उसके चंद हिमायतियों ने भी अजमल का साथ दिया। दोनों तरफ से 8-10 अफराद को चोटें आईं। बस्ती के चंद बड़े बूढ़ों ने दरमियान में कूदकर बड़ी मुश्किल से ये लड़ाई रुकवाई। इब्राहिम और नूर अब्बासी भी इन बड़े बूढ़ों में शामिल थे। बहरहाल छोटे साईं के मुरीद अभी तक भड़के हुए थे और उन्होंने इब्राहिम से फौरी मुतालबा किया था कि वो अपने मेहमान को घर से चलता करे। इसी दौरान में दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 उम्रसीदा अफराद अस्सलामु अलैकुम कहते अंदर आ गए। उनमें से एक की लंबी नुकीली दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी और कमर भी झुकी हुई थी। ताम उसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा तमतमा रहा था और ये तमतमाहट गुस्से की थी। वो भड़कीले अंदाज में इब्राहिम से मुखातिब होकर बोला, इब्राहिम, ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। तेरी इस बदबख्त मेहमान ने अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, छोटे साईं को शैतान कहा है, तो क्या हम ऐसे काम करने वाले को फरिश्ता कहेगा? अजमल खान ने भी सीना फुलाया। वो अपनी बात पर जरा शर्मिंदा नजर नहीं आता था। अभी अजमल का फिक्रा पूरा नहीं हुआ था कि इब्राहिम ने इसे जोरदार धक्का दिया। तू अंदर चल, अंदर चल, ये तुझसे नहीं मुझसे बात करने आए हैं। अजमल खान ने गजबनाक अंदाज में कुछ कहना चाहा, मगर चाचा इब्राहिम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे धकेलता हुआ कमरे में ले गया।
फिर भी अजमल की इतनी सी बात सबके कानों तक पहुंची। चीर कर रख देगा। इब्राहिम ने इसे जोर से अंदर धक्का दिया। नूर अब्बासी ने बाहर से कुंडी चढ़ा दी। यह अंदरूनी कमरा था। इससे आगे एक कमरा और भी था। नूर अब्बासी ने उसका दरवाजा भी बंद कर दिया। अंदर से कुछ देर तक अजमल खान के बोलने की मदम आवाज आती रही, फिर खामोशी छा गई। खमीदा कमर वाले बूढ़े ने नहायत गुसीले अंदाज में इब्राहिम को मुखातिब किया। या तो ये बंदा अभी छोटे साईं से माफी मांगे या फिर इसे छित्तर मार मार कर गांव से निकाल दो। नूर अब्बासी ने बीच में पड़ते हुए कहा, शाह जी, जो कुछ हुआ है गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैं भी वहां मजार पर ही था। असल में छोटे साईं के मुरीद इब्रार ने सारा काम खराब किया है। अजमल ने बस इतना ही कहा था कि बंदे की हालत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए। इब्रार ने बात का जवाब गाली से दिया और साथ ही धक्के देना शुरू कर दिए। ये बात सब मानते हैं कि गुस्सा हराम होता है। अजमल खान को भी तैश आ गया। इसके मुंह से गलत बात निकल गई। वैसे मैं चंगी तरह जानता हूं कि वो बेअदबा बंदा नहीं है। जरा अपने आप में आएगा तो खुद भी अपनी गलती को मानेगा और फिर माफी भी मांग लेगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दे इसे। नूर अब्बासी ने धीमी आवाज में कहा, ओए वक्त क्या देंगे इस कंजर के तुखम को, ये तो अब भी बक बक कर रहा है। ऐसे बेअदबे बेगैरते की तो जबान काट कर तली पर रख देनी चाहिए। खमीदा कमर वाले के साथ आए हुए शख्स ने बुलंद आवाज से कहा, बस ऐसी बातों से बात बढ़ती है भैया। इब्राहिम ने भिन्ना कर कहा, बात अब क्या बढ़नी है, बात बढ़ चुकी है। मुखातिब का पारा कुछ और चढ़ गया। खमीदा कमर वाले बूढ़े ने बात को संभाला, जरा कम तलख लहजे में बोला, देखो इब्राहिम, इससे पहले तुमने नूरी की बेटी वाले मामले में भी यही कुछ किया था। तुमने नूरी को पट्टी पढ़ाई कि ये बेटी को शहर ले जाए। छोटे साईं के मना करने के बावजूद ये उसे शहर ले गया था। अब उसका वबाल पड़ रहा है ना पूरे घर पर। क्या वबाल है? इब्राहिम ने बुझे बुझे लहजे में कहा, यही वबाल क्या कम है कि उसका दामाद एक साथ 3 बेटियों का बाप बना। सिर्फ 6 महीने के बाद उसकी बेटी का देवर घोड़े से गिर कर मर गया। जवान लड़के के मरने के 1 ही महीने बाद उनकी बकरियों में बीमारी फैली और 10 बकरियां एक रात में मर गई। मरी थी या नहीं? और फिर उसकी बेटी की सास पूरे 1 साल से बीमार पड़ी है, मरती है ना जीती है। ये होता है वबाल। इब्राहिम ने तासुफ के अंदाज में सर हिलाया। ऐसी तकलीफें तो हर घर में होती हैं, एक पर आती हैं। अल्लाह के बड़े बड़े प्यारे बंदों पर तकलीफें आती हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। छोटे साईं के मुरीद इब्रार ही ने सबसे पहले कहा था कि मरीजा के पेट में 3 रसोलियां हैं। हालांकि वो चुप कर इब्राहिम, चुप कर जा। खमीदा कमर वाले ने तेज से इब्राहिम की बात काटी। अपने मुंह से ऐसी बात ना निकाल जिसका अजाब तुझे भुगतना पड़े और साथ में तेरे बाल बच्चे को भी। अल्लाह वाले जो कुछ देखते हैं ना वो हम नहीं देख सकते। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं होती। अभी तक तो लोग तेरे मेहमान के बारे में ही बातें कर रहे हैं। ऐसी बेअदबी की बातें करेगा तो लोग तेरे खिलाफ भी हो जाएंगे। इनके पुराने जख्म ताज़ा हो गए तो तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने किसी को कोई जख्म नहीं लगाया, हमेशा हक सच की बात की है। मेरा भरोसा अल्लाह पर है। इब्राहिम ने कहा, ओए अल्लाह पर है तो फिर अल्लाह के बंदों पर क्यों नहीं है? क्यों लोगों को भटकाता है तू? इससे पहले कि इब्राहिम भी ज्यादा कड़े लहजे में बात करता, नूर अब्बासी ने दरमियान में आकर उसे खामोश कर दिया। नहीं इब्राहिम, शाह जी को जवाब नहीं देना। बस इन्होंने जो कह दिया ठीक है, ये हमारे बुजुर्ग हैं। फिर वो खमीदा कमर वाले की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, शाह जी, इब्राहिम के लिए मैं माफी मांगता हूँ। बाकी आप तसल्ली रखें, वही होगा जो आप कहते हैं। अजमल खान खुद मजार पर जाकर छोटे साईं से माफी मांगेगा। बस 1-2 दिन में मैं खुद लेकर आऊंगा उसे, आप बेफिक्र रहे। थोड़ी सी बहस व तमहीस के बाद नूर अब्बासी दोनों मुकामी बूढ़ों को समझा बुझाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ ले गया। उनके जाने के बाद इब्राहिम ने अपनी पगड़ी खोलकर गोद में रखी और बेदम सा होकर चारपाई पर बैठ गया। पता नहीं हमारे लोगों को कब अकल आएगी, इनकी अकलों से पत्थर कब बटेंगे, चाचे इब्राहिम ने बड़े दुख के साथ कहा और अपने चेहरे की चोटों को सहलाने लगा। शानी उनके लिए जल्दी से रुई और हाइड्रोजन वगैरह ले आई। ग्रीस ने कहा, शानी, खान को तो कमरे से निकालो। आजकल उसे खान की बहुत फिक्र रहती थी। इब्राहिम और नूर अब्बासी ने अजमल खान को कमरे से निकाला। वो बदसूर तैश में था। उसे रोकेट से निकालने की बात की जा रही थी। देखा जाता तो ये दोबारा हो रहा था। इसे किसी बस्ती से निकालने की बात हो रही थी। अजमल खान ने अपनी जो रुदात सुनाई थी उसके मुताबिक वो कोहाट के नुआई गांव और रोगड़ी का रिहायशी था और पीर कुदरत की चेले शाही की वजह से उसे बस्ती बदर किया गया था। अजमल खान के पांव पर चोट आई थी। उसके पांव पर किसी का फेंका हुआ पत्थर लगा था और पांव सूज गया था। शानी अजमल की मरहम पट्टी में मसरूफ होगी। ग्रीस भी हमदर्दी से उसका हाथ बटाने लगी। शानी और डोला एक बार फिर बड़ी खामोशी से भूरे वाल की तरफ जा रहे थे। शानी के पहलू में चलता हुआ डोला बिल्कुल बच्चा ही तो लगता था,
इसकी मासूम सूरत आम बोनों से काफी मुख्तलिफ थी। जब तक इसे गौर से ना देखा जाता पता ही नहीं चलता था। शानी ने भी अपना मुंह सर अच्छी तरह ओढ़नी में लपेटा हुआ था। आवाज साई साई करती बुलंद पहाड़ी दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी और शाम के साए तवील होने के बाद अब तारीकी में ढलने लगे थे। शानी के अंदर बेपनाह बेकरारी थी। वो जख्मी इंस्पेक्टर हफीज के बारे में जानना चाहती थी। शानी के नजदीक हफीज की जिंदगी हर लिहाज से कीमती थी। उसे कुछ हो जाता तो कभी पता ना चलता कि हवालदार नागी और उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। ना ही उस तवील कामत शख्स के बारे में कोई खोज लग सकता था जिसकी तलाश में गालबन नागी ने जान आ रही थी। वो तवील कामत शख्स उस सुलझी हुई डोर का सिरा बन गया था जिसमें रुस्तम और नासिर वगैरह की गुमशुदगी का मामला भी बुरी तरह उलझा हुआ था। शानी अपने साथ अजमल खान को लाना चाहती थी, मगर 2 दिन पहले वो चूंकि एक झगड़े में मुलव्वस हो चुका था और उसे साथ लाना मुनासिब नहीं था। दूसरे उसका पांव भी जख्मी था। शानी खतरा मोल रही थी, ताहम वो जानती थी कि अब खतरात मोल दिए बगैर चारा नहीं है। डोले ने चलते चलते कहा, बाजी आपने बताया कि जख्मी इंस्पेक्टर साहब छोटे पीर के एक मुरीद के घर में है, तो क्या वो मुरीद हमें घर में घुसने देगा? दरअसल बात यह है कि अभी तक हफीज की शिनाख्त नहीं हो सकी। इलाके के लोग इसे राहगीर समझ रहे हैं या उनका ख्याल है कि वो किसी करीबी बस्ती का रहने वाला है। इसकी शिनाख्त के लिए कल से बहुत से लोग बुरे वाल आए हैं। समझो हम भी उनमें से एक हैं। हम क्या कहेंगे वहां जाकर? मैं कहूंगी मेरा भाई कई महीने से शहर गया हुआ है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। डोला तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगा। शाम काफी गहरी हो गई थी। जब वो मज़ार के नवा में पहुंच गए, मज़ार कदरे बुलंदी पर था। नशे में रॉकेट की रोशनियां नजर आ रही थी और बुलंदी पर करीबन 1 मील आगे भूरे वाल के चिराग झलक रहे थे। मज़ार के वसी अहाते में इस वक्त खामोशी थी। अहाते से सिर्फ 40-50 मीटर आगे चंद एक छोटे घर थे। शानी की मालूमात के मुताबिक इन घरों में मज़ार के खिदमतगार और छोटे साईं के करीबी मुरीद रिहाइश पजीर थे। उसके साथ ही लंगर खाना था और झंडे वगैरह लगे हुए थे। शानी और डोले को मुरीद इब्रार का घर तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। यह मकान निस्बतन बड़ा था, 3-4 कमरे तो होंगे। घर पर सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा था। घर के एन सामने एक दरख्तों पर मंतों की बहुत सी रंग बिरंगी दजियां बंधी हुई थी। शानी ने डोले को कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड में छोड़ दिया और समझा दिया कि वो वहीं पर इसका इंतजार करे। उसके बाद इसने धड़कते दिल के साथ इब्रार के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तीसरी दस्तक पर दरमियाने कद के एक 20-22 साला नौजवान ने दरवाजा खोला। वो शलवार कमीज में था और सर पर गोल टोपी थी। शक्लो सूरत से वो ठीठ पंजाबी लग रहा था। क्या बात है? उसने पंजाबी लहजे में पूछा। मैंने छोटे साईं के मुतवल्ली जी से मिलना है। मुतवल्ली जी इस वक्त वेले नहीं मिल सकते, खुश्क लहजे में जवाब मिला। इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाता, शानी ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। मैं बड़ी मजबूर हूं और दूर से आई हूं, मेरा मिलना जरूरी है। शानी ने मुकामी लबो लहजे में कहा है ना कि नहीं मिल सकते, जाओ काम करो। एक बार फिर तेज लहजे में कहा गया। अंदर से एक भारी और भर्राई हुई आवाज आई, ओए कौन है शाबे? एक कुड़ी है जी। अंदर बढ़ती गुस्ती आ रही है। चलने के तवक्कुफ के बाद कहा गया, क्या कहती है? बुलाओ उसे। गोल टोपी वाली ने बड़बड़ा कर दरवाजा खोल दिया। शानी चादर में लिपटी लिपटाई अंदर चली गई। सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। एक सेन में से गुजरकर वो एक कमरे के सामने पहुंची। यहाँ लालटेन की रोशनी थी। एक बड़ी चारपाई पर एक सेहतमंद बंदा फैल कर लेटा हुआ था। उम्र 28-23 साल रही होगी। सर सफा चट था, बिल्कुल छोटी दाढ़ी थी। लगता था कि शेव बड़ी हुई है। वो बुनियान और दारीदार रेशमी धोती में था। एक जवान साल पहाड़न उसकी टांगे दबा रही थी। पहाड़न लड़की कबूल सूरत थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। शानी ने देखा मुतवल्ली इब्रार की आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। यकीनन यह किसी नशे का असर था। यह वही शख्स था जिसने 2 दिन पहले अजमल खान से झगड़े की शुरुआत की थी। क्या बात है काकी? उसने लेटे लेटे शानी से सवाल किया। लहजा सपाट था। उसके मुंह से काकी का लफ्ज शानी को अजीब लगा। शानी चादर में पोशीदा थी, उसके बावजूद इसने जान लिया था कि वो जवां साल है। उसने शानी के लिए काकी का लफ्ज इस्तेमाल करके अपने रुतबे को बुलंद रखने की कोशिश की थी। शानी ने कहा, मेरा भाई गुम है जी, पिछले 3 महीने से। मैं रोकेट में आई हूं। मैंने सुना है कि आपके पास कोई जख्मी बंदा इलाज के लिए आया है। शानी की बात पूरी होने से पहले ही इब्रार ने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर एक बेजार सी जमाई लेकर अपने पांव दबाती लड़की से बोला, अच्छा गुलजारा, तू जा अब सो जा, जाकर। गुलजारा नामी वो लड़की अपनी ओढ़नी सर पर दुरुस्त करते हुए उठी। वो भरपूर जिस्म की मालिक थी। शानी ने हैरत से देखा, लड़की ने इब्रार के दोनों पांव इकट्ठे करके उन्हें चूमा, फिर उन पर अपना माथा टेका और उल्टे पांव चलती हुई बाहर निकल गई। वो मज़ार की तरफ चली गई थी।
मुतवल्ली इब्रार ने अपनी लकड़ी की खड़ामें पहनी और शानी को एक दूसरे कमरे में ले आया। इसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और उसके गले में लकड़ी के मोटे दानों वाली माला लड़खड़ा रही थी। इस दूसरे कमरे में शानी ने हफीज को देखा। वो एक नवाड़ी पलंग पर दराज था। उसका चेहरा जर्द था, शेव बड़ी हुई थी और आंखें नीलगो होकर सूज गई थी। उसकी एक झलक देखकर शानी को अंदाजा हो गया कि उसकी हालत ठीक नहीं बल्कि बहुत खराब है। वो अटक अटक कर सांस लेता था और हर सांस के साथ गर्दन के निचले हिस्से पर सामने की तरफ छोटा सा गड्ढा नमूदार हो जाता था। उसके सर पर किसी चादर से फाड़ी जाने वाली बड़ी सी पट्टी बांध दी गई थी। उसकी दोनों कलाइयों और दोनों टखनों पर करीबन 1 दर्जन तावीज बंधे हुए थे। शानी के दिल ने एक लख्ते के लिए गवाही दी थी कि हफीज की जिंदगी खतरे में है और इसे फौरी तौर पर किसी अच्छे मुआलिज के पास पहुंचाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि हफीज के जरिए रुस्तम की गुमशुदगी का खोज लग सकता था, बल्कि बात यह भी थी कि वो एक जीता जागता इंसान था और तावीज गंडे की बींट चढ़ कर मर रहा था। शानी को लगा कि वो वाकई इसका भाई है, उसे इसकी जरूरत है। वो पूरी जान से तड़प गई। इसके अंदर वही जिबिल्लत जाग उठी जो इसे गैरों के दुख झेलने पर मजबूर करती थी और वो सब कुछ भूल कर दूसरों के खतरनाक तरीन मसाइब को अपने गले लगा लेती थी। वो मर रहा था और उसे जिंदगी की जरूरत थी। वो मर रहा था और बड़ी तेजी से मर रहा था। वो मर रहा था और उसके अनधुले कपड़ों में एक पुरउमंग खत था। वो खत जिसमें किसी का पुरशौक इंतजार था, जिसमें 14वीं के चांद का जिक्र था और मोहब्बत के जुगनुओं से सजी हुई हसीन शामों का जिक्र था। शानी को लगा इसका वाकई भाई मर रहा है। वो कराकर बोली, मेरे अल्लाह, यही मेरा भाई है, यही मेरा भाई है। इसने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और उसके जर्द गालों पर हाथ फेरा। फिर वो बेताब होकर बोली, मुतवल्ली साहब, इसे क्या हो रहा है? ये खींच कर सांस ले रहा है, इसके ऊंट नीले हो रहे हैं। मुतवल्ली इब्रार के चेहरे पर हल्की सी परेशानी नजर आई। उसने हफीज की पेशानी छू कर देखी, फिर तसल्ली के अंदाज में बोला, कुछ नहीं, बस जरा सा बुखार हो गया है, ठीक हो जाएगा। तब उसने गौर से शानी की आंखों में झांका। उसके बाद हफीज की तरफ देखा और फिर दोबारा शानी की तरफ देखा। तो ये तेरा भाई है? उसने उलझे हुए अंदाज में पूछा। जी मुतवल्ली जी, ये मेरा भाई है, मेरा। पर मैं इसे ले जाना चाहती हूँ, यहां से ले जाना चाहती हूँ। कहाँ ले जाना चाहती है? इब्रार का लहजा तीखा हो गया। तेरे घर वाले कहाँ हैं? अगले 2-3 मिनट में मुतवल्ली इब्रार और शानी में जोरदार बहस हुई। हफीज की मखदूश हालत देखकर शानी हर खतरे अंदेशे से बेनियाज हो गई थी। एक ऐसी तवानाई इसके अंदर बेदार हो गई थी जो अक्सर सामने वाले को मरूब कर देती थी। वो मुतवल्ली इब्रार का बाजू अपनी उंगलियों में जकड़ कर बोली, तुम इसकी हालत देख रहे हो? बड़ी अच्छी तरह देख रहे हो। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगी। खत्म कर दो ये तमाशा, खुदा के लिए खत्म कर दो। वो फिर बिफरी हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी और उसने हफीज के टखनों से बंधे हुए सियाह तवीज तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। उसकी यह हरकत मुतवल्ली इब्रार को बिल्कुल आग बगोला कर गई। उसने शानी को धक्का दिया। वो दीवार से जा लगी। तुम हो कौन? कौन हो तुम? तैश के आलम में शानी अपना खालिस देहाती लबो लहजा बरकरार नहीं रख सकी। इब्रार ने झपटा मारकर शानी को बेपर्दा कर दिया। फिर वो चिल्लाया, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा भाई है, तुम झूठ बोल रही हो। कौन हो तुम? किसके कहने पर आई हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन बाद में। अभी इसका कुछ करो, अगर इसे कुछ हो गया ना तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। शानी के लहजे में हैरान कुन वजन और दबदबा था। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ जो कुछ होना है यही होना है, बकवास बंद करो। शानी एक बार फिर हफीज की तरफ चपटी। इसने हफीज की कलाई पर बंधे तावीज भी तोड़कर फेंक दिए। इब्रार ने बदहवासी के आलम में शानी को वापस खींचने की कोशिश की। शानी ने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ इब्रार के मुंह पर मारा। इसकी कई चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गईं। इससे पहले कि मुश्तइल और हवास बाख्ता मुतवल्ली इब्रार जवाब में कुछ कहता या करता, एक गैर मुतवक्किय वाक़या हुआ। एक जानिब से गोल टोपी वाला नौजवान बरामद हुआ। उसके हाथ में एक मोटी असा नुमा शय थी। शायद ये मुतवल्ली इब्रार ही का असा था। नौजवान ने शीशम की यह बारी लकड़ी बड़ी ताकत से इब्रार के सर के पिछले हिस्से पर मारी। वो लड़खड़ा कर रह गया। उसकी माला चारपाई के पाए से उलझकर टूट गई और बनके फर्श पर बिखर गए। नौजवान ने गिरे हुए इब्रार के सर पर एक और भारी जरब लगाई। वो ईंट कर साकत हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो बेहोश हुआ है या। शानी के पूरे जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी। वो हैरत से नौजवान की तरफ देखने लगी। नौजवान की आंखों में नमी थी और चेहरे पर जलजले की कैफियत थी। वो आसा फेंक कर तेजी से शानी की तरफ आया और इसके कदमों में बैठकर इसके पांव को छू लिया। क्या करते हो? शानी तेजी से पीछे हटी। मैंने आपको पहचान लिया है, आप वड्डी आपा की बेटी हैं, आप रंग वाली की छोटी बीबी हैं, मैंने पहचान लिया है। वो लरदीदा आवाज में बोला कि कौन हो तुम? आपने मक्खन वाल का दाम तो जरूर सुना होगा। ये रंग वाली के पास का एक पिंड है,
मैं वहां का रहने वाला हूँ जी। मेरे माँ प्यो भट्ठा मजदूर थे। भट्ठा मालिक ने उनको गिरवी रखा हुआ था। हमको वड्डी आपा ने छुड़ाया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जी, सब कुछ बताऊंगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, अपनी जान लड़ा दूंगा। आप बस हुक्म करें जी। नौजवान के लबो लहजे में शानी को अपने ही इलाके की झलक नजर आई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद इसी को गैबी इमदाद कहते हैं। या वो काम हुआ था जिसकी इसे हरगिज तवक्को ना थी। शानी ने हिम्मत की थी। नताई से बेपरवाह होकर इबरार से झगड़ा मोल ले लिया था। इस झगड़े के सबब इसके चेहरे से नकाब उतरा था और नकाब उतरने की वजह से एक खैर ख्वाह ने इसे पहचान लिया था। एक अजनबी खैर ख्वाह ने। शानी ने एक तेज नजर बेसुध बड़े मतवाली इबरार पर डाली। वो नीम बेहोशी के आलम में नहीं था, ये गहरी बेहोशी थी। चोटें जोरदार लगी थी। शानी ने हफीज की तरफ देखा और बोली, इसकी हालत ठीक नहीं, इसको किसी तरह शहर पहुंचाना होगा। क्या यहाँ कोई गाड़ी है? हाँ जी, एक डाला है, उस पर हम घोड़ा गली से सामान वगैरह लेकर आते हैं। तुम उसे चला लोगे? रास्ता बड़ा मुश्किल है, पर अल्लाह की मदद से चला लूंगा जी। इस घर में और कौन है? इस वक्त मेरे सिवा और कोई नहीं है जी। ये सारे लोग कल रात के जागे हुए हैं, इसलिए आज जल्दी सो गए हैं। डाला मकान के पिछवाड़े खड़ा है। चाबी मुतवल्ली इबरार की अलमारी में होगी। तुम डाला स्टार्ट करोगे तो किसी को पता तो नहीं चलेगा। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, उसे अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। काफी दूर तक ढलवान पर जाना है। हैंड ब्रेक खोलेंगे तो चलना शुरू हो जाएगा। बस डीजल के 2 गैलन रखने पड़ेंगे, वो भी मैं अभी रख लेता हूँ। आगे जाकर डीजल डाल देंगे। पक्की सड़क तक पहुंच गए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। घोड़ा गली तक मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है, शानी ने कहा। लेकिन इसको डाले तक पहुंचाओगे कैसे? उसका इशारा हफीज की तरफ था। घर के पिछवाड़े एक छोटा सा दरवाजा है जो इबरार ने तख्ते लगाकर बंद किया हुआ है। मैं अभी 2 मिनट में तख्ते उखाड़ देता हूँ। मेरे साथ कोई और भी है, तुम तख्ते उखाड़ो, मैं उसे लेकर आती हूँ, शानी ने कहा और तेजी से ढोले की तरफ चली गई।